हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि हम इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन एक टूल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक टूल है जो हमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन कैसे? ये चीज़ आंसर करने के लिए हम एक छोटे से बात करते हैं, एरिया अंडर अ कर्व। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि एरिया अंडर द कर्व इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इतना इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस को का बेस मान लेते हो इसको। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल उसके इम्पोर्टेंस के लिए देखते हैं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी पता है कि कैसे चेंज हो रही है, एक ग्राफ दिया गया आपको। तो इस ग्राफ पे बेस्ड हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी किलोमीटर्स ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 1 आवर। तो आप कैसे रिप्लाई करोगे इसको? पहले तो हम यहाँ देखेंगे टाइम 1 आवर। ओके, सो हियर यू हैव 1 आवर 60 मिनट्स और 1 आवर, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम चेक करते हैं। वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर। Velocity is 50 kilometer per hour. So distance travel in the first 1 hour, let's call it d1, is equal to उस time पे उसकी velocity क्या थी into time, which is of course 1 hour. Okay, so what I'm going to do, हम दिख रहा है first 1 hour में my velocity is 50 kilometers per hour, so 50 into 1. Okay, so what do I get? I get 50 kilometer. Right? Now अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो 50 किलोमीटर क्या है? 50 किलोमीटर जो है इस रेक्टेंगल का एरिया है। राइट? दूसरी बात करते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक 1 to 1.5 किलोमीटर पर अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर से हम d2 निकालते हैं। उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या है इनटू टाइम, और हमें ग्राफ से दिख रहा है कि उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या है 40। सो मुझे आ जाएगा मेरे पास 40 इंटू हाफ, ओके, 0.5 किलोमीटर, एंड आई गेट 20 किलोमीटर। अगेन अगर आप गौर से देखिए तो ये इसके नीचे का एरिया है। राइट, यहाँ पे ये एरिया जो है दैट विल बी 20। सिमिलरली अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए मुझे निकालना है 1.5 to 3, ओके, दिस इज 3 आवर्स। ओके, सो यहाँ पे फिर से हमने वही काम करेंगे कि v3 उस पर वेलोसिटी कितनी है इनटू टाइम t3। वेलोसिटी क्या है इसकी इस टाइम पे 55। सो हम करेंगे 55 इंटू व्हाट इज दिस टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज 1.5, राइट? 3 minus 1.5 is 1.5 hours. So 1.5, and what do you end up in getting? 82.5 kilometer, right? तो अभी ये वाला भी एरिया देखिए आप, आपने जब 55 इंटू 1.5 किया, यू गॉट दिस एरिया। तो अब जो मुझसे पूछा द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स ट्रैवल इन फर्स्ट 3 आवर्स, तो आप क्या दोगे? आप इन सारे एरियाज का सम दोगे। पहले 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, रेस्ट 0.5 आवर्स में 20 किलोमीटर, एंड देन द रिमेनिंग 1.5 आवर्स में इतना ट्रैवल किया। सो वट एवर इज द सम, ओके, दैट मेनी किलोमीटर यू आर ट्रैवल्ड। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, दिस चीज़, ये चीज़ क्या है, किलोमीटर। दिस इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? अब यहाँ पे इजी था हमारे पास निकालना, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल्स बन गए थे। अगर मैंने आपको वेलोसिटी कर्व कुछ ऐसा दिया होता, लेट्स से ऐसा ऐसा था वेलोसिटी कर्व, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती बताने में कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना था। अब इसी बात को यहाँ पे हमने एरिया अंडर द कर्व को डिस्टेंस बताया। अगर मैं वही ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट और उसके अलोंग फोर्स के लिए बता देती, ओके, लेट्स से मेरा ग्राफ ये है, ओके, तो इसके अंदर का जो भी एरिया आएगा वो आपको क्या देगा, वर्क डन, राइट? अगर वर्क डन की फिजिकल बात आपको याद है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी देता है बेसिकली। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एरिया अंडर द कर्व निकालें। तो अगर मुझे जैसा ये कर्व यहाँ पे बना हुआ है ऐसा कर्व दिया जाता है और मुझे एरिया अंडर द कर्व लेट से मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ पे हमें क्या होता है, थोड़ी परेशानी इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, कि मैं उसका एरिया निकाल सकूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए एरिया निकालने के लिए वी हैव टू डू समथिंग मोर।
and that something more is called Riemann sum. Riemann sum देखते हैं कि क्या होता है Riemann sum. So अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, now you know right, area under the curve is important. तो अब ये कर्व लेते हैं y is equal to sin x. y is equal to sin x, अगर मैं केवल x 0 to pi by 2 के लिए बात करूँ तो आपको पता है 0 से pi by 2 तक आपका कर्व ऐसा दिखता है, राइट. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे इसके अंदर का एरिया बता सकते हैं. ओके, सो यू वांट टू फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व, ये वाली बात. अब हमारे पास थोड़ी सी तो परेशानी हो गई क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एरिया क्या है या हम कैसे निकालते हैं. वही टूल हम अभी डेवलप करने जा रहे हैं. तो अगर साइन फंक्शन का आपको पता है तो ये 0 से 1 तक वैरी करता है, राइट. अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम यहाँ पे जितनी भी फंक्शन वैल्यू हैं 0 to 1 वैरी कर रही है. मान लीजिए मैंने 1 वैल्यू ले ली, राइट. अब 1 वैल्यू लेने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आया, जो येलो एरिया है उस इस रेक्टेंगल एरिया से छोटा है, राइट. तो ये अप्रॉक्सीमेशन ठीक लग रहा है हमें, लेकिन इससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए क्या करें. इससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए मे बी हम इसको 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से दिस इज 1/4. अब हम क्या कहेंगे कि हम फिर से रेक्टेंगल्स की बात करते हैं क्योंकि उसका एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, ऐसा. नाउ इज दिस अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन? दिस इज अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन देन द प्रीवियस वन, राइट, क्योंकि आपने इतना एरिया निकाल दिया. अब आपको दिख रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल्स के एरिया पता है. तो हमने अभी 2 पार्टीशन किया, हम 4 पार्टीशन भी कर सकते थे. तो यहाँ पे देखिए हमने 4 पार्टीशन करके दिखाया, इसको 4 पार्टीशन कर लिया. तो ये एक चंक आया आपके पास, ये दूसरा चंक आया, ये तीसरा चंक आया. अब इस चंक में मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, यहाँ से यहाँ तक वैरी करती है. अब आपकी मर्जी, ओके, आप इस चंक में क्या रेक्टेंगल लेना चाहते हो. आप चाहो तो राइट एंड पॉइंट ले लो, राइट. राइट एंड पॉइंट को फंक्शन की वैल्यू लेने से आपका एरिया ये पूरा एरिया आ जाता है. इस चंक में आपने अगर राइट हैंड साइड फंक्शन वैल्यू को फंक्शन वैल्यू ले लिया तो आपके पास ये एरिया आ जाता है. सिमिलरली ये जितना भी ग्रीन एरिया है दैट इज व्हाट इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व विच इज कॉल्ड राइट रीमन सम. अच्छा, ये टोटली हमारी चॉइस थी कि हमने फंक्शन वैल्यू को राइट हैंड वैल्यू लिया. अगर हम लेफ्ट हैंड वैल्यू लेते तो जैसे इस चंक में मेरा फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, मेरी लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या है, लेफ्ट फंक्शन वैल्यू ये वाली है. तो हम इस वैल्यू से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इंटरवल लेंथ को. तो मेरे पास रेक्टेंगल विद 0 एरिया आ गया. इस चंक से मेरे पास ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, इसको भी मैं रेक्टेंगल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आई गेट दिस एरिया. ओके, सिमिलरली इस चंक में this is the left hand side, okay, and what rectangle do I get, this rectangle. And similarly the last one, right, that is an overestimate, this is underestimate, this is called left Riemann sum. Similarly आप चाहो तो मिड पॉइंट भी ले सकते हो. आपने जो चंक क्रिएट किया उसका मिड पॉइंट एज अ फंक्शन वैल्यू ले लिया, उस मिड पॉइंट की जो फंक्शन वैल्यू है इनटू दिस इंटरवल लेंथ दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस एरिया. सिमिलरली मिड पॉइंट पे लिया आपने इनटू इंटरवल लेंथ दिस एरिया. तो बेसिकली अब देख रहा है आपको कि ये भी एरिया का अप्रॉक्सीमेशन है. लेट्स से आई टुक n इज 10. तो आपको दिख रहा है कि कैसे एरिया अप्रॉक्सीमेट हो रहा है अगर आपने राइट रीमन सम लिया, लेफ्ट रीमन सम लिया या फिर मिड पॉइंट रीमन सम लिया. काफ़ी क्लोज आ गया हमारा, जबकि मेरा n केवल 10 है अभी भी. n को अगर और इंक्रीज कर देते हैं तो आपको देखिए कि एरिया अंडर द कर्व आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ अ लेफ्ट रीमन सम, राइट रीमन सम. बेसिकली आपने इंटरवल में कौन सा पॉइंट लिया, लेफ्ट हैंड पॉइंट लिया, राइट हैंड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, डजेंट मैटर, यू आर गोइंग टू कन्वर्ज टू एरिया अंडर द कर्व. तो इसी बात को हम क्या बोलने जा रहे हैं, अब हम जनरल रीमन सम की बात करने जा रहे हैं. हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक कर्व है, राइट, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ कर्व ड्रॉ कर लिया a to b. Okay, let's say this is my point A and this is my point B. अब मेरी मर्जी मैं जैसा भी इसका पार्टीशन करूं, ओके, इक्वल भी कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ. ओके, लेट्स से मेरा ये पॉइंट मैं पार्टीशन कर रही हूँ, दिस पॉइंट इज लेट्स से x0. ओके, मैंने पार्टीशन किया, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2. ऐसे मैं पार्टीशन करते जाऊंगी और n पार्टीशंस किए मैंने
दिस इज xn माइनस 1 एंड दिस इज xn। अब इंटरवल की लेंथ जो है, मैंने पहले इंटरवल में कुछ भी पॉइंट ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लेट्स से मैंने पॉइंट लिया x1 स्टार। ठीक है, अब x1 स्टार पे मेरी फंक्शन वैल्यू क्या है, f ऑफ x1 स्टार, राइट। सो f ऑफ x1 स्टार को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इंटरवल लेंथ से, राइट। दिस इज माय इंटरवल लेंथ। ठीक है, तो आपको क्या एरिया मिला, तो यहाँ पे वो इंटरवल लेंथ को आई विल राइट डेल्टा x1। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि हम दूसरी बात करेंगे। इस इंटरवल में मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूँगी, आई विल कॉल इट x2 स्टार। अब x2 स्टार पे फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी, हम उसको एज अ फंक्शन वैल्यू लेके इंटरवल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे and we get this area, right? And then I'm going to write what? I'm going to write f of x2 star into delta x2। ऐसा ही हम करते चलेंगे हर एक इंटरवल के साथ। ओके, तो मेरा जैसे लास्ट वाला आया xn स्टार इंटू डेल्टा xn। इसी बात को देखिए हम समेशन में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने k को डमी बना दिया। ये सारी बातें मैंने ऐसे कॉन्साइज वे में लिख दी कि k varies from 1 to n f of xk star delta xk। This is called general Riemann sum because your xk can be any point, xk star is any point in the interval xk minus 1 comma xk, और ये भी इंटरवल लेंथ कुछ भी हो सकती है। ओके, नाउ इफ आई टेक माई n टू बी वेरी लार्ज, ओके, और इस n लार्ज के साथ आई ऑल्सो वॉन्ट माई इंटरवल लेंथ टू गो टू 0। इंटरवल लेंथ बहुत छोटा हो जाता है, तब अगर n बहुत लार्ज लेते हैं, इंटरवल लेंथ बहुत छोटा हो जाता है, तो ये चीज़ जो है, ओके, डजेंट मैटर आपने x के स्टार क्या लिया या इंटरवल लेंथ क्या ली, ओके, ये चीज़ किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करने लगती है। इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और नोशन का भी पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये इंटीग्रल जो है वो इसके जगह पे आ रहा है। ओके, दैट इज वाई दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस समेशन, क्योंकि जब आप n बहुत लार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट आप कॉन्टिन्यूसली सम कर रहे हो चीज़ों को। दैट इज वाई अब k is 1 corresponds to the left end point and k is n corresponds to the right end point which is b. Okay, and f of x is still here with you, और इसको हम एलिमेंट dx से रिप्लेस कर देते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होगा व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ऐसी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स योर फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। सो करेक्ट, ओके, नॉट एवरी फंक्शन इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। और बाकी अगर आपको ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूस समेशन, दैट मीन्स समेशन की जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंटीग्रेशन में होल्ड करती हैं। फॉर इंस्टेंस ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये क्यों होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि समेशन में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, राइट। इवन दिस वन समेशन में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। बाकी और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी ट्रिवियल हो जाती हैं, जैसे a to a, दैट मीन्स you are not finding the area at all, you are at the same point. So upcoming is more properties on definite integrals, कैसे evaluate करें हम definite integral, okay, और integration और differentiation में क्या relation है, that is very path breaking thing. So we are going to discuss all those things. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.